हाँ जी, क्या हाल है सबके। आज का एक वीडियो बड़ा कैंडिड वीडियो होने वाला है। इस पे आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो आप कंसीडर करने चाहिए जब आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं। और जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना आपको, ये सब मैं एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, आपको एक बेटर क्लैरिटी हो। कहीं आप ओवर प्राइस गाड़ी तो नहीं खरीद रहे, कहीं आप ऐसी गाड़ी नहीं खरीद रहे जो भाई आप बाद में लेके रिग्रेट करें, 1-2 साल बाद आप बेचने का सोचें। देखिए, सिंपल सी बात है, गाड़ी हम लोग रोज़ रोज़ तो खरीदते नहीं है। हमारा सिंपल फंडा है कि अगर गाड़ी ली है उसको 8-10 साल कम से कम यूज़ करें। तो जो आज मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अपने अकॉर्डिंग एक बेहतर गाड़ी पिक करने के लिए, जो आप सालों साल उसको रख सकते हैं और आपके लिए ईजी भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से जो आपको कंसीडर करना चाहिए, दैट इज़ सेफ्टी। सर देखिए, एक सिंपल सी बात है, अक्सर हम लोग ना, इंडियन माइंडसेट ही कंज्यूमर माइंडसेट ऐसा है, हम लोग माइलेज के पीछे ज़्यादा भागते हैं और सेफ्टी के पीछे कम भागते हैं। यही तो रीज़न है कि मारुति जैसी कंपनी बाहर 3-3, 4-4, 5-5 स्टार वाले प्रोडक्ट अपने डिलीवर कर रही है। इंडिया में आती ही उनके वही प्रोडक्ट 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार ये रेटिंग लेके उतरते हैं। हम फोक्सवैगन, स्कॉडा जैसी कंपनियां इंडिया में पिट रही हैं, मारुति के सेल के नंबर ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं, इनफैक्ट hyundai ऑल्सो। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ सर हम लोगों के माइंडसेट में है। मैं किसी और की बात नहीं, मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मेरे पास है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, मेरी पहली गाड़ी जो मैंने खुद की कमाई से खरीदी थी। नए नए थे, नहीं पता था, तो बड़ी एक्साइटमेंट में उस दौरान, तो भैया उस दौरान क्या, आज भी इनफैक्ट मारुति की स्विफ्ट बहुत बिकती है, तो एक्साइटमेंट में मेरे बजट के हिसाब से स्विफ्ट आ रही थी, मैंने स्विफ्ट खरीद ली। अब हुआ क्या सर, आपको फ़ोटो दिख रही होगी साइड में, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, मेरा लक अच्छा था कि उसने मेरे को लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट डोर की तरफ से हिट किया था, और बाइक ने हिट किया था। आप जो कंडीशन देख रहे हैं ना, ये एक बाइक के हिट करने के बाद मेरी गाड़ी की कंडीशन थी। परमात्मा का मुझ पे हाथ था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं गाड़ी से बिना खरोच के बाहर आ गया। अब सर एक बात बताइए, वही चीज़ वो मुझे सामने से हिट करता या मेरी तरफ से मुझे हिट करता, मेरा क्या हाल होता सर? मेरी फैमिली मेरे बिना, मतलब कुछ भी हो सकता था सर, हाथ पैर जा सकता था, कुछ चोट लग सकती थी, कुछ जान पे बात बन सकती थी। देयर कुड हैव बीन एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड विद मी, बट नहीं हुआ। ये मुझे कहीं ना कहीं एक सिग्नल लगा ऊपर वाले की तरफ से कि भाई उस चीज़ को प्रायोरिटाइज, क्योंकि सर पहली गाड़ी थी, सब चीज़ें नहीं पता होती, हमने भी गलतियाँ करी हैं। तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था, नेक्स्ट कार मैं लाइफ में जो भी लूँगा वो एटलीस्ट सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करके लूँगा। सर मैं उस दिन लकी था, मैं रोज़ रोज़ लकी नहीं हो सकता, आप समझिए। अब मैंने जब दूसरी गाड़ी ली, ये मेरी स्कॉडा की कुशाक है, मेरी पहली प्रायोरिटी जब मैं अपनी दूसरी कार ढूंढ रहा था कि भाई सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार होगी, गाड़ी में 6 एयर बैग होंगे, मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करूँगा अपनी सेफ्टी के साथ। और वही जो मैंने डिसीजन लिया था, उस हिसाब से मुझे गाड़ी पिक करने में मदद हुई थी। हाँ जी। तो दूसरा रीज़न है आपकी रिक्वायरमेंट, इंजन रिक्वायरमेंट। तो सर एक बात समझिए, हम सारे ना अक्सर लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, यार इसकी गाड़ी 1.5 लीटर के इंजन वाली है, उसकी 2 लीटर है, मुझे तो ज़्यादा हॉर्स पावर वाला इंजन चाहिए, मेरे को गाड़ी एकदम। सर आप रहते कहाँ हो? आप ये चीज़ तो देखो, मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ तो 60 के ऊपर चला लो तो गवर्नमेंट चालान भेज देती है आपके घर पे। कहाँ भगाऊंगा मैं 2 लीटर के इंजन, 1.5 लीटर इंजन वाली गाड़ी? तो आपको ना वो चीज़ फिगर आउट करनी है कि आपका मेन पर्पस क्या है सर गाड़ी चलाने का। अगर आप शहर में चला रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इस टाइप की जगह में चला रहे हैं, आपको गाड़ी की पावर चेक करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूँ, आप 50-60 के ऊपर चलाओगे, आपका चालान ही कट जाएगा, हर जगह कैमरे लगे हुए आज की डेट में। तो उस को ध्यान में रखते हुए, इतना भारी इंजन वाली गाड़ी लेने की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आप उसमें पैसे भी एडिशनल दो। सर एक चीज़ बताओ, अगर आपकी रनिंग है, हाईवे पे है, जहाँ मुझे चलो समझ में आता है कि आपकी गाड़ी 100 भी चल रही है, 125 भी चल रही है, 150 भी चल रही है, समझ में आता है आपकी रनिंग वैसी है, लेकिन अगर आपने सिटी में ही ड्राइव करनी है तो क्या फ़ायदा एडिशनल 1.5-2 लाख रुपए खर्चने का। एग्जाम्पल मैं दूसरा भी कोट करूँगा साथ साथ, कुशाक का एग्जाम्पल लेंगे। ये गाड़ी मेरी जो है, ये 1.0 लीटर की है, टर्बो, ठीक है। इसी के साथ इस गाड़ी में जब मैंने ली थी, सेम 1-2 लाख रुपए फालतू दे के मेरे को 1.5 का इंजन मिल रहा था। मैंने आंख बंद करके मना भी कर दिया, मैंने कंसीडर भी नहीं करा उसको। उसका ये रीज़न नहीं है कि वो गाड़ी बुरी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, इससे मच बेटर है, इंजन हैवी है, बट सर मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरी ये गाड़ी 70% सिटी में चलती है, दिल्ली में, जहाँ पे ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर है, कभी नहीं मिला तो चलो 60 के ऊपर 80 ले गए हम। इससे ऊपर में गाड़ी तो टर्बो चार्ज है, ये तो भागती है उसमें भी,
तो अगर जब मेरी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैं एडिशनल 1.5 लीटर के लिए 2 लाख रुपए फालतू क्यों खर्चूँ? वंस इन अ वाइल हाईवे जाना है, हाईवे पे बढ़िया क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दो, 1 लीटर के हिसाब से बहुत प्यारी चलती है गाड़ी, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। अननेसेसरी कि नंबरों से प्रभावित होकर एकदम आपने बड़ी गाड़ी नहीं लेनी, आपको समझना है। सो तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ कार। अब आपको सेडान लेनी चाहिए, आपको एसयूवी लेनी चाहिए, आपको हैचबैक लेनी चाहिए। अगेन पर्पस आपका क्या है, हर इंडिविजुअल अलग है। अब देखिए सर, किसी की 3 लोगों की फैमिली है, किसी की 2, किसी को अपना सोल पर्पस के लिए चलानी है। अब कोई जने हैं जो 4 जनों की फैमिली है, 5वां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं ये हैचबैक रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या एसयूवी साइज गाड़ी लीजिए। ये ना हो ना कि आप सर 2 साल बाद आप जाके परेशान हो रहे हैं। जो जिनका पर्पस है कि भाई ड्राइवर से चलवानी है, उनके केस में बेस्ट है आप सेडान गाड़ी लीजिए। जिनको अपने शहर में एक कम्यूटर कार चाहिए कि हाँ दिल्ली गुड़गांव करना है, डेली की 20-40 किलोमीटर की रनिंग है, उनके लिए हैचबैक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, पार्किंग में भी ईजी होता है। तो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा अपने आसपास की सराउंडिंग को देख के, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को देख के कि कितने जनों की फैमिली है, उस हिसाब से आपको गाड़ी पिक करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा फाइनेंसेस। काफ़ी सारे लोग ना इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। देखो, अब आप शोरूम में घुसोगे, डीलर क्या करते हैं, आपको भैया वो उनका पर्पस होता है आपको हाइयर वेरिएंट वाली कार सेल करने का। क्यों? क्योंकि उनका उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको चाहे रिक्वायरमेंट भी ना हो उस चीज़ की, लेकिन आप ना कहीं वो इतनी बढ़िया फैंसी EMI स्कीम सुनाएंगे, सर महीने का 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपकी ये गाड़ी बन जाएगी, महीने का 2000 दे के आपका टॉप वेरिएंट आ जाएगा। तो आपको फिगर आउट करना है आपके रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं भी ये सब, ये सनरूफ वगैरह ये सब छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपको टच कंट्रोल दे दिया, ये आपके रिक्वायरमेंट का है। नहीं है तो आपको एडिशनल नहीं करना। सर फाइनेंसेस ना, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है और यूँ खर्च करना मिनटों का काम है। कभी कभार मैं कई लोगों से जानता हूँ, मेरे खुद के दोस्तों में है, नेटवर्क में है, भैया बजट तो 10 लाख का लेके गए थे, 15 लाख की गाड़ी ले ली। क्यों? क्योंकि डीलर ने पेपर पे समझाया कि सर 1000-2000 का EMI का फ़र्क है। आपको ये ऐसे डिसीजन ना फाइनेंशियली 2-3 साल पीछे ले जाते हैं। आप 7-7 साल की EMI भर रहे हो। अरे भैया, आप 7 साल EMI बनाते जाओगे, आप खुद के लिए अपना एक कॉर्पस अमाउंट कब सेट करोगे यार? एक मिडिल क्लास बंदे को एक तो हमारे स्कूल में क्या दिक्कत है यार, फाइनेंशियल एजुकेशन भाई देते ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बड़ी गाड़ी लेना कोई अपराध है या कुछ है, मैंने भी लिया, आप भी लो, ठीक है। मेरी उतनी बड़ी नहीं है, मेरी हैसियत तो मैं चाहता हूँ मेरी और बड़ी हो, बट अपने हिसाब से जितनी ली है मैंने, इतनी लंबी EMI इसकी नहीं बनवाई, जितना मुझे लगता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उस हिसाब से मैंने इसका सेट करा है। पर मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कभी भी गाड़ी ले रहे हैं, आप एक अपने बजट की एक क्लैरिटी लेके चलो। 10 है तो 10 है, 15 है तो 15 है, उससे एक्सटेंड मत जाओ। 30-40 हज़ार ऊपर नीचे चलता है, बट उसके अगर आप बियॉन्ड 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा खर्च रहे हो और या सोच रहे हो मैं EMI लंबी बनवा लूँगा, सर आप फाइनेंशियली अपने लिए भी नुकसान कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए भी नुकसान कर रहे हो, ठीक। इट्स नॉट अ एसेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट बोलते हैं। अगर आप देखो, आप सड़क पे चला रहे हो, आप RTO भी पे कर रहे हो, पहले खरीदते हुए GST भी पे करा, पेट्रोल भरवा रहे हो वो भी पे कर रहे हो, सर्विस करवा रहे हो वो भी पे कर रहे हो, तो आप तो कॉन्टीन्यूसली पे कर रहे हो ना, एप्रिसिएशन का हो रहा है आपका। उसमें भी अगर आपने सर एक्स्ट्रा EMI बनवा ली तो क्या फ़ायदा हुआ? तो बहुत सोच समझ के आप गाड़ी जब करें ना, फाइनेंशियल अपना डिस्कस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, नहीं है खुद से हैं, तो एक बजट सेट करिए कि हाँ इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। अगला पॉइंट है आफ्टर सेल्स। तो सर ये वाला पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है, अक्सर हम गाड़ियाँ ले लेते हैं, हम देखिए एस्पिरेशनल, एक एस्पिरेशन रखना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जोश में आके होश नहीं गंवाने चाहिए। मैं अपना एग्जांपल कोट करूँगा, ठीक है। मेरे को बीच में पता नहीं बड़ा फितूर चला था कि यार मैं BMW लूँगा। खुद के पैसों से लेनी थी तो एक अकड़ भी आ जाती है कि यार पापा से थोड़ी ना मांगे, अपने पैसों से तो कुछ भी कर लूँगा। तो मैं BMW 2 सीरीज़ की बुकिंग डाल के आ गया था। भाई मेरे बाप ने मेरे को खूब गालियाँ दी थी, इसलिए नहीं यार कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि यार तेरे को अगर तू ले भी लेगा ना खड़े पैर, ठीक है, बाद में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है इसको, उसकी सर्विसेज कॉस्ट 1-1 लाख रुपए है, कोई पार्ट बिगड़ जाए तो दिक्कत है, ठीक है। तो आपको अगर एस्पिरेशन रखनी भी है ना, तो अपने से थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। आपको आफ्टर सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब स्कॉडा है, फोक्सवैगन है, लोगों को खैर इनकी आफ्टर सेल्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है, ये भी बहुत बजट फ्रेंडली हो गया है, पहले उतना नहीं था। मारुति को हैट्स ऑफ है इस मामले में, उन्होंने हमेशा अपने कंज्यूमर का ध्यान रखा है। तभी एक ये रीज़न भी है कि कंज्यूमर उस डायरेक्शन में जाते हैं। किया, Hyundai, मारुति, इवन नाउ स्कॉडा ऑल्सो, इनकी आफ्टर सेल्स काफ़ी अच्छी हो गई है,
एक आपको अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर है। दो फोक्सवैगन और स्कोडा हल्का सा प्राइस में उससे ज़्यादा है, बट अगेन आपको आफ्टर सेल्स आपके पार्ट्स वगैरह के बारे में ध्यान देना चाहिए। कहीं ये ना आप गाड़ी तो ले ली आपने 15 लाख की, अब बाद में जो उसको मैनेज करना, मेंटेन करना आपकी पॉकेट पे दिक्कत हो रही है। अब तो खैर काफ़ी सारी कंपनीज AMC पैकेजेस भी लेके आई हैं, तो वो भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं जब आप गाड़ी खरीद रहे हो। अगला पॉइंट है ट्रांसमिशन का। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं अपनी गाड़ी ले रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिक लूँ, मैं मैनुअल लूँ। तो यार मेरे से भी काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि आप क्या एडवाइस करते हो। भाई मेरी खुद की मैनुअल है, दोनों गाड़ी मेरी मैनुअल है। मेरे पापा की है i10, वो भी मैनुअल है। मेरे पर्सनल केस में क्या है, मेरी प्रेफरेंस है मैनुअल की, ठीक है। आई एन्जॉय हॉर्स पावर, जितने सारे घोड़े मेरे हाथ में होने चाहिए। बट अगर आपका देखिए, अगर आपका सिटी में ट्रैवल है बहुत ज़्यादा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, मैं एडवाइस करूँगा उस केस में आप ऑटोमेटिक कार लें। काफ़ी लोगों के कन्वीनियंट नहीं होता, बार बार गियर अप एंड डाउन इरिटेटिंग हो जाता है। दिल्ली गुड़गांव का अगर ट्रैफिक आप लोग समझते हैं, तो शाम को कभी ऑफिस आने जाने की टाइमिंग आप पूछिए उन लोगों से, बाल नोच लेते हैं सर, एक एक घंटा आधा आधा घंटा एक ही जगह खड़े में। तो अगर आपका है बैंगलोर जैसी जगहों पे, आपका इतना ट्रैफिक है, आपके लिए ऑटोमेटिक ज़्यादा सेंस बनाएगा रादर देन मैनुअल में। आपकी रनिंग हाईवे वगैरह पे है, ठीक है, सिटी में ठीक ठाक है थोड़ी बहुत, तो मैनुअल इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीज़ें, बट काफ़ी लोग ना इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं, ठीक है। जिनको अभी नई नई गाड़ी चलानी सीखी है जो चीज़ें, तो उनके लिए भी ऑटोमेटिक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर थोड़े पुराने चावल हो यार आप लोग, मज़ा आता है कि भाई गियर यूँ यूँ फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील, मैं सजेस्ट करूँगा इस केस में आप मैनुअल लीजिए। मैनुअल और प्राइस में भी काफ़ी थोड़ी सस्ती भी आती है। तो आई होप ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं आप इनको कंसिडर करेंगे जब आप अपनी गाड़ी खरीदने जा रहे हो, और ये पॉइंट्स आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक अपने अकॉर्डिंग गाड़ी पिक्चर करने में कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये गाड़ी मुझे सूट करती है एंड मुझे आई हैव टू गो फॉरवर्ड विद दिस वन। तो आई होप इट हेल्प्स एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।